प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग संसद की जो कार्यप्रणाली की चर्चा कर रहे थे, इसमें संसद किस तरह से कार्य करती है इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था संसद, उसकी सीटें, फिर सांसदों की उन्मुक्तियां, संसद के अपने अधिकार, ये सारी चीजें अब तक हम लोगों ने संसद के बारे में जाना। अब हम लोग जान लेते हैं संसद की कार्यप्रणाली। आखिर ये संसद क्या क्या कार्य करती है ना। देखिए, संसद जो है विधायन का कार्य करती है, यानी कानून बनाने का कार्य करती है। इसी कानून से देश के शासन का संचालन होता है और सभी कार्यों के शासन संचालन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है धन की। तो किस तरह से संसद बजट को स्वीकार करती है और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, किस किस तरह से बजट को स्वीकार किया जाता है। और मान लीजिए कि अगर कोई कानून लोकसभा राज्यसभा में कंट्राडिक्शन के कारण, अंतर विरोध के कारण पारित ही नहीं हो पा रहा हो, तो उस समय क्या किया जाता है, ये सब सारी चीजें हम लोग जान लें। और उसी में हम लोग जान लें कि आखिर ये संसदीय समितियां क्या हैं। संसदीय समितियों के बारे में भी जान लेंगे और उसके बाद तब हमारा ये चैप्टर आपके परीक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इस संसद की कार्यप्रणाली, हमारी संसद कैसे कैसे कार्य करती है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विधेयक यानी बिल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिल, है ना, BIL, ये हुई विधेयक। इसमें दो तरह के विधेयक पहले आते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। विद्यार्थियों, सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल के सदस्य यानी मंत्री लोक सदन में पेश करते हैं, वो सरकारी विधेयक है ना। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह एक सप्ताह पूर्व इसकी अनुमति ले, सदन के सचिवालय से वो अनुमति लेता है एक हफ्ते पूर्व ही कि फला बिल हमको पास कराने के लिए समय चाहिए। तो इसके लिए जो है एक सप्ताह पूर्व जी हो इसकी अनुमति ली जाती है, तब जाकर के मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना बिल पेश कर पाते हैं। यह है सरकारी विधेयक। और एक था गैर सरकारी विधेयक, यानी ये गैर सरकारी मतलब सदन के सदस्य, मंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं, बल्कि सदन के सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य अगर कोई विधेयक पेश करते हैं तो उसको कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। और इसके लिए एक माह पूर्व अनुमति ली जाती है। देखिए, सरकारी विधेयक के लिए एक सप्ताह पूर्व, लेकिन गैर सरकारी विधेयकों के लिए जो है एक माह पूर्व अनुमति ली जाती है तथा इसे पेश करने हेतु प्रत्येक सत्र का दूसरा शुक्रवार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी हो सकता है परीक्षा में चैलेंज हो जाए, पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा इस पर। गैर सरकारी विधेयक पेश करते हैं संसद के सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा सदस्य MP महोदय। इसके लिए एक महीने पूर्व अनुमति ली जाती है और इसे पेश करने के लिए प्रत्येक सत्र का दूसरा शुक्रवार गैर सरकारी सदस्य अपना विधेयक पेश कर सकते हैं। इसे गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। और सरकारी विधेयक के लिए एक सप्ताह पूर्व अनुमति ली जाती है, तब जाकर के हम सरकारी विधेयक को पेश कर सकते हैं, है ना। एक सप्ताह पूर्व इसको माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि किस प्रकार गैर सरकारी और सरकारी विधेयक, दो तरह के विधेयक हो। इसी तरह से एक विधेयक और होता है जो बजट से संबंधित होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो भी सरकारी या गैर सरकारी विधेयक होते हैं वे किसी न किसी कार्य के लिए होते हैं और कार्य का संचालन या शासन का संचालन किसी कानून के द्वारा होता है। और वो शासन संचालन हो कैसे सकता है, बिना धन के तो कुछ बात बनेगी नहीं। प्रत्येक कार्य धन से होना है ना। इसीलिए इसमें एक आता धन विधेयक और धन विधेयक में ही आता है बजट। देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है हमारे यहां, धन विधेयक का निर्धारक लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसको कायदे से ध्यान दीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में कि धन विधेयक को कौन यह तय करता है कि धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष का यह अधिकार है, यानी लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये वो तय करता है। ठीक, और इसी में ये भी चीज जान लीजिए, प्रत्येक विधेयक धन विधेयक हो सकता है। प्रत्येक विधेयक
वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। फिर से जान लीजिए, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो ये जान ले कि आखिर ये वित्त विधेयक धन विधेयक है क्या, किन चीजों को, किस चिड़िया का नाम है धन विधेयक, किस चिड़िया का नाम है वित्त विधेयक। कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, या धन विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का कार्य हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। ये क्या है धन विधेयक या वित्त विधेयक? देखिए, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत दिया गया है और धन विधेयक 110 के तहत दिया गया है। वित्त विधेयक में कहा गया राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक, यानी राजस्व माने जब हम टैक्स ले रहे हैं, है ना, जीएसटी वगैरह सारा कुछ, तो राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। देखिए यहां पे अनुच्छेद 117 राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक, ये वित्त विधेयक हो गए। इसी में धन विधेयक भी है, और धन विधेयक को कहा जाता है कि यहां हालांकि उल्लिखित नहीं है, लेकिन इनको ऐसे ही जान लीजिएगा। धन विधेयक में देश की प्राप्तियां, देश के द्वारा व्यय, राष्ट्र के द्वारा कर आरोपण, राष्ट्र के द्वारा जो किसी से उधार लिया जाए, राष्ट्र के द्वारा किसी को उधार दिया जाए, ये उधार देना, उधार लेना, और कंटेंजेंसी फंड से या यूं कहें कि संचित निधि से धन व्यय करना, संचित निधि में धन डालना, ठीक, कार्य करने के लिए धन देना, ये सारे के सारे जो मामले हैं मिलकर के धन विधेयक के तहत आते हैं। जब धन व्यय किया जाए, धन खर्च किया जाए, धन लिया जाए, कर लगाया जाए, और विदेशों से या किसी से उधार लिया जाए या लोगों को उधार दिया जाए, ये सारा का सारा मिला जुला रूप धन विधेयक होता है। लेकिन सरकारी व्यय और सरकारी आय से संबंधित मात्र अगर इतना ही है तब वह वित्त विधेयक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक विधेयक जो धन विधेयक माना जाए वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। अब आइए हम लोग बजट पर चर्चा कर लें। पहली बात तो यह जान लीजिए कि हमारे संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, बजट की चर्चा नहीं है। बजट की जगह पर हमारे संविधान में लिखा है वित्तीय उपकथन, ये लिखा है वित्तीय उपकथन, ऐसा लिखा गया है। बजट जैसी चर्चा नहीं है। बजट हम आम बोलचाल की भाषा में कह तो लेते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत बजट की चर्चा आती है। तो अनुच्छेद 111 क्या है, मैंने पहले बताया होगा। राष्ट्रपति महोदय का किसी विधेयक को मान्यता देना या न देना, किसी प्रस्ताव या किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता देना या उस पर हस्ताक्षर करना या न करना, ये जो है 111 है। 110 धन विधेयक, 111 ये, 112 बजट। 112 में बजट, इस बजट को क्या कहा जाता है, वो जो है वर्ष भर के आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे बजट कहा जाता है। ठीक, हमारा वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, सामान्य भाषा में जान लीजिए, और ये जानना चाहिए, कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है, वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है ये हमारा वित्तीय वर्ष माना जाता है। ठीक, और बजट क्या है, वर्ष भर के आय व्यय का लेखा जोखा जो है वो हमारा बजट है। अब एक चीज आता है इसमें, कई तरह के बजट, अंतरिम बजट, फलाना ढिमकाना, तमाम चीज आती है। ये अंतरिम बजट क्या है जान लीजिए। अंतरिम बजट विशेष परिस्थितियों में, अंतरिम बजट के लिए विशेष परिस्थिति की बात आती है। विशेष परिस्थितियों में, जैसे वर्तमान विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियों में कुछ वर्ष के लिए कामचलाऊ बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। सरकार के पास धन समाप्त हो गया हो, अब परिस्थितियां ऐसी विशेष हैं, जैसे चुनाव का वर्ष हो, चुनाव के वर्ष में पता चले कि बजट पेश करके उसको पारित कराने जैसी कोई बात ही नहीं, तो अंतरिम बजट पेश कर दिया जाता है। अंतरिम बजट पेश करके कुछ वर्षों के, कुछ महीनों के लिए धन सरकार प्राप्त कर लेती है, वो अंतरिम बजट हो गया, या इसे कम चलाऊ बजट भी कह दिया जाता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में कुछ महीने के लिए काम चलाऊ बजट अंतरिम बजट कहलाता है। देखिए यहां लिखा भी है पूरी तरह से। और उसके बाद आता है विनियोग विधेयक। यह विनियोग विधेयक इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना विनियोग विधेयक पारित किए सरकार संचित निधि से धन प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए सरकार को या जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसको जब धन प्राप्त करना होता है बजट के माध्यम से, जब कार्यों के संचालन हेतु करने हेतु जब धन चाहिए होता है, तो सबसे पहले वो विनियोग विधेयक पारित सदन में विनियोग प्रस्ताव रखती है। अब विनियोग विधेयक जब पारित हो जाता है तो संसद निधि से पैसा निकल सकता है, अन्यथा बिना विनियोग विधेयक के पारित किए संसद से पैसा नहीं निकल सकता। ठीक,
इसकी प्रकृति क्या है? धन विधेयक की तरह होती है। ठीक, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 114 इसमें विनियोग विधेयक कहता है कि अगर किसी संचित निधि से किसी कार्यवश धन निकालना हो तो पहले विनियोग विधेयक पारित करना होगा। और यहां कह रहा है कि इसकी प्रकृति जो है ये धन विधेयक की तरह है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, जैसे धन विधेयक जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वही तो रखवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक पारित हो जाने पर वह जो है बिल्कुल धन विधेयक की तरह प्रकृति रखता है, अर्थात राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होते हैं, उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे धन विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य होते हैं, जबकि वित्त विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं होते। धन विधेयक पूरी तरह से लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए, विनियोग विधेयक भी पारित होना चाहिए, जबकि वित्त विधेयक दोनों सदनों से पारित होने जैसी बात वहां नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति महोदय उसे इनकार भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो इस तरह से देखिए यहां ये 114 के तहत विनियोग विधेयक आया। अभी इसमें तमाम और है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ये सारी अनुदान भी है। तमाम अनुदान मांगे पेश की जाती है, जैसे लेखानुदान। अब मान लीजिए अंतरिम बजट की बात है, अभी थोड़ी देर पहले बात आई कि विशेष परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए सरकार को अगर धन चाहिए तो अंतरिम बजट पेश कर देती है। ठीक, ये देखिए लेखानुदान निर्वाचन वर्ष में, अगर वो बिल्कुल अंतरिम बजट की तरह है लेखानुदान, निर्वाचन वर्ष में यदि वित्तीय विधेयक से पूर्व सरकारी खर्च की बात आए तो अग्रिम हेतु सरकार लेखानुदान पेश कर देती है। ठीक, निर्वाचन वर्ष चल रहा हो, है ना, ऐसी परिस्थिति में या विनियोग विधेयक अभी पारित नहीं हुआ तो विनियोग विधेयक पारित करने से पहले ही, क्योंकि विनियोग विधेयक पारित होगा तभी तो धन निकाल सकेंगे हम या सरकार। तो यहां तो अभी विनियोग विधेयक पारित ना हो और निर्वाचन वर्ष चल रहा हो, तो निर्वाचन वर्ष में कहां इतनी फुर्सत होती है कि हम लोग जो विनियोग विधेयक पारित करें उसके बाद तमाम अनुदान मांगे पेश करें, कहां ऐसी समस्या होती है। ऐसी परिस्थितियों में लेखानुदान अकाउंट बिल पेश कर दिया जाता है। अकाउंट बिल पेश करके जो है अग्रिम धन कुछ समय के लिए स्वीकृत करा लिया जाता है। खासकर इसके लिए समय रखा गया 2 माह के लिए, है ना। ये बिना बहस ये धनराशि पास हो जाती है, जबकि अन्य पर बहस अत्यंत आवश्यक है। तो आपके सामने लेखानुदान, इसको खूब कायदे से जानिएगा। निर्वाचन वर्ष में विनियोग विधेयक पारित करने से पूर्व सरकारी खर्च हेतु अग्रिम धनराशि बिना बहस के सामान्य स्वीकृति 2 माह की, है ना। इनकी सामान्य स्वीकृति इतनी, ये बिना बहस के पारित कर ली जाती है। सामान्यतः 2 महीने के लिए पारित होती है कि 2 महीने के लिए कम से कम काम चलाने के लिए हमको चाहिए, तो उस समय लेखानुदान पेश किया जाता है। और जान लीजिए राष्ट्रीय आपात के समय प्रत्यानुदान या अपवादानुदान पेश किया जाता है। ठीक है, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान ये राष्ट्रीय आपात के समय ऐसी परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। यानी यूं कहा जाए कि अप्रत्याशित मांग आ जाए, ठीक, राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति हो, राष्ट्रीय आपात जैसे वर्तमान में एक तरह से कहिए कि राष्ट्रीय आपात ही है, भले इसको राष्ट्रीय आपात न माना जाए, सरकार निपट ले, लेकिन कोरोना तो ऐसा कुछ कर दिया है कि बिल्कुल हालत खराब है, समझिए। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में सरकार की अप्रत्याशित मांग बढ़ जाए, इसी के नाते तमाम मांगे बढ़ जाए सरकार की, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार प्रत्यानुदान या अपवादानुदान पेश करती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में या आपात स्थितियों में, राष्ट्रीय आपात जैसी, युद्ध जैसी स्थिति हो या विद्रोह जैसी स्थिति हो, इस समय में सरकार अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान या अपवादानुदान पेश करती है और उससे धन प्राप्त कर सकती है। लेखानुदान की 2 माह अवधि है, जानते रहेगा। और आगे देखिए अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक, अनुच्छेद 115 के तहत उद्देश्य निर्धारित रकम, 115 कहता है कि जितनी निर्धारित रकम सरकार को अपने काम करने के लिए मिली है, अगर एकाएक खर्च बढ़ जाए और ये रकम कम पड़ने लगे तो सरकार अनुपूरक या अतिरिक्त बजट पेश करती है कि हमें और धन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, है ना, उसके बाद अनुपूरक बजट, विनियोग विधेयक, ये सारी चीजें जानते रहिए, ये संसदीय शब्दावली है। ये देखिए अनुपूरक या अतिरिक्त बजट इसीलिए पेश किया जाता है ताकि इन परिस्थितियों में यदि एकाएक धन कम पड़ गया हो, जो धन सरकार को मिला हो, तो उससे अतिरिक्त धन प्राप्त करने की व्यवस्था अनुपूरक बजट से की जाती है। ठीक, ये जान लीजिए आम बजट अनुच्छेद 112, पहले आम बजट और रेल बजट एक ही पेश किया जाता, वर्तमान में फिर ऐसा ही हो रहा है। वर्तमान में फिर इसी तरह से तो हम लोग कर रहे हैं। आम बजट को रेल बजट से अलग करने हेतु 1921 में एगवर्थ कमेटी बनी थी। ठीक, और इस एगवर्थ कमेटी की सरकार ने बात मान ली, मतलब तब अंग्रेजी सरकार हमारे यहां थी। एगवर्थ कमेटी की बात को मान करके सरकार ने आम बजट से
रेल बजट को अलग कर दिया था और 1925 से हमारे देश में रेल बजट अलग से पेश हो रहा था। लेकिन वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट ने फिर से फैसला लिया और इस मामले को निपट दिया, अर्थात लगभग 100 साल बाद, लगभग 100 वर्ष बाद, मतलब 2-4 साल कम मान लीजिए, अभी पिछले वर्ष में ही तो इसका वो हुआ है कि रेल बजट और आम बजट को फिर से अब एक में पेश किया जाने लगा है। 1921 के एगवर्थ कमेटी से 1925 से ऐसा होता था कि दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे, अब फिर से भारत सरकार ऐसा ही पेश करने लगी। तो अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, एगवर्थ कमेटी, और कब से रेल बजट आम बजट अलग से पेश हो रहा है? 1925 से। लगभग 90-95 साल बाद ऐसा समय आया कि सरकार ने फिर से रेल बजट और आम बजट को एक में ही पेश करना शुरू कर दिया। और अगला हम लोग देखते हैं ये जो संयुक्त अधिवेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये ज्वाइंट सेशन क्यों चलता है, संयुक्त अधिवेशन क्यों चलता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन प्रायोजित किया जाता है। क्यों? मान लीजिए कि कोई सरकारी कानून या यूं कहे राष्ट्रीय महत्व का कोई विधान या कानून जो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में पारित ना हो सके, या दोनों सदनों में इस प्रकार अंतर्विरोध हो चुका हो कि उस राष्ट्रीय महत्व के कानून को पारित न होने जैसी स्थिति हो, इन परिस्थितियों में, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व की चीज है ना, जैसे पोटो राष्ट्रीय महत्व का था, आतंकवाद विरोधी अधिनियम जो 2005 से पहले आया था, इसी तरह तमाम ऐसे कानून हैं जहां राष्ट्रीय महत्व की बात आ जाए लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों अंतर्विरोध में आ जाएं और एक जगह से पारित होकर दूसरी जगह पारित न हो, लंबे समय तक पड़ा रहे और विधेयक निरस्त हो जाए, इन परिस्थितियों में आखिरकार सरकार राष्ट्रपति महोदय से यह दरख्वास्त करती है, प्रार्थना करती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय। ठीक, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष महोदय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118(4), यानी संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाया जाता है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय उसकी अध्यक्षता करते हुए 118(4) के तहत करते हैं। जबकि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट महोदय। अधिवेशन बुलाने का काम प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से आज तक हमारे देश में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। अच्छा ये बताइए, 3 बार हो चुका है, ये तो मैं बाद में बताता हूं। संयुक्त अधिवेशन बुला करके क्या वो आराम से पास हो जाता है? जी हाँ, बड़े आराम से। देखिए कैसे, मान लीजिए लोकसभा में सरकार की मेजोरिटी है और राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी नहीं है, कानून नहीं पारित हो पा रहा है, तो लोकसभा की मेजोरिटी जो है अपने विपक्षी दल से जो ज्यादा सदस्य हैं, अब थोड़ा राज्यसभा वाले मिल गए तो सरकार की संख्या ज्यादा हो गई। ये लोकसभा में बहुत कम है और राज्यसभा में भले थोड़े ज्यादा, क्योंकि राज्यसभा की सीटें ही कितनी? 225। इधर तो 500, राज्यसभा की सीटें कितनी है? 250 अधिकतम, यानी 245 इस समय, और उधर लोकसभा की 545 इस समय। तो जाहिर है कि जो सभा सरकार जो है वो बहुमत में होगी, उसके विपक्षी दल से ज्यादा सीट होगी। इधर सीटों की संख्या राज्यसभा में कम है, तो मान लीजिए कि अगर सरकार उसमें कमजोर भी होगी तो भी सरकार के वो वाले जो सदस्य हैं वो लोकसभा वाले सदस्यों को मिलाकर के हर हाल में विपक्ष से ज्यादा हो जाएंगे। तो विपक्ष से ज्यादा होने के नाते वो आराम से सरकार वह विधेयक पारित करवा लेती है जो राष्ट्रीय महत्व का है। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के 3 बार विधेयक हमारे देश में आए, यानी 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पंडित नेहरू के समय आया था, हालांकि ये पास नहीं हो सका। 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम मुरारजी रणछोड़ जी भाई देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे, उस समय आया था। और उसके बाद तीसरा अधिनियम आया पोटा, इस समय हम लोग खूब होश में थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटा अधिनियम, प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये ऑर्डिनेंस था, अभी यह अध्यादेश था। ऑर्डिनेंस को जो है इसको एक्ट बनाना था, विधेयक बनाना, कानून बनाना था, तो अभी ये पोटो के रूप में आया था। पोटो ऑर्डिनेशन था, है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, अर्थात आतंकवाद निरोधी अधिनियम बनाना था। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चाहती थी कि इसे भी पारित करा लिया जाए, लेकिन ये पारित नहीं हो पा रहा था। अंततः संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और बड़े आराम से एबी वाजपेयी की सरकार ने पोटो अधिनियम को पारित करा दिया। हालांकि फिर से अगली सरकार ने पोटो अधिनियम को वापस ले लिया, ये समझा करके कि इससे जो है विरोधी दल बहुत सताए जा रहे हैं। जो भी हो, ध्यान दीजिएगा, वाजपेयी जी ऐसे एक
सांसद थे जो तीनों अधिवेशनों में भाग लिए थे, दहेज निरोधक वाले में भी, बैंकिंग में भी, और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय तो प्रधानमंत्री थे, तीनों में भाग लिए थे ये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, उसी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने किया है, और तीनों बार केवल वाजपेयी जी ने उसमें भाग लिया था। और लोकसभा की अधिक संख्या होने के नाते, उसकी अधिभारिता के नाते अक्सर संयुक्त अधिवेशन में सरकार जीत जाती है। ये हो ही नहीं सकता कि सरकार उसमें हार जाए अगर बहुत अल्पमत की सरकार ना हो तो। इसमें एक चीज और ध्यान देने की चीज है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। पता चले कि हमेशा समस्या होने लगेगी, क्या करना है, धन विधेयक को पारित करवाना है, अनाप शनाप का धन विधेयक हम पारित करवाना चाहेंगे, और देखेंगे कि यार विपक्ष नहीं मान रहा है, हम कहेंगे नहीं, अपने देश में कम से कम जो है सोने की रेल चलवाने के लिए हमको जो पैसा चाहिए, है ना, यानी सोना का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी के लिए चाहिए, पता चले इसके लिए हमको धन चाहिए, ऐसी स्थितियां आ जाए, पारित नहीं होगा, जाहिर है राज्यसभा नहीं मानेगी। अब बस उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाइए, उसमें पारित हो जाएगा। तो यहाँ संविधान सभा के लोग बड़े सचेत थे, निर्मल मन बुद्धि के लोग थे, इसलिए उन्होंने आगे की चीजों को दूरदर्शिता से देखा था। और यहां उन्होंने कहा संविधान संशोधन विधेयक में और धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ऐसा इन लोगों का कहना था। आइए छात्रों, हम लोग इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि संसदीय समितियां क्या है। पार्लियामेंट्री कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, इनकी संख्या बहुतायत कहा जाए तो 12 है पार्लियामेंट्री कमेटी की, लेकिन इसमें तो 2-3 समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो दोनों 3 समितियां जो है वो वित्तीय समितियों से संबंधित है, वित्तीय मामलों से संबंधित। संसदीय समितियों में देखिए, इसमें यानी जितनी संसदीय समितियां हैं, इसमें अक्सर सब में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के कम सदस्य होते हैं और लोकसभा के ज्यादा सदस्य होते हैं संसदीय समितियों में। अब इसमें केवल प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है, ये प्राक्कलन समिति, ये एक ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं। एक ऐसी समिति है, सबसे अधिक सदस्य किस संसदीय समिति में है, वो है संयुक्त प्रवर समिति, इसमें सर्वाधिक 45 सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक किस समिति में सदस्य होते हैं या किस संसदीय समिति के सदस्य संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे संयुक्त प्रवर समिति में के पार्लियामेंट्री कमेटी में सदस्य संख्या 45 होती है, और यह सबसे ज्यादा होती है। शेष सारी ऐसी समितियां हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य लिए जाते हैं। एक विशेषता जरूर है कि इसमें प्रक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसको छोड़ दिया जाए तो सारी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, और सबसे अधिक सदस्य किसमें है, यह है संयुक्त प्रवर समिति में। ठीक, ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये आपके सामने ही। ठीक, ये याद करने की चीजें हैं। अब जान लीजिएगा लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक, ये सामने आपको 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य लिए जाते हैं। इसी तरह से एक प्राक्कलन समिति जिसमें अभी बातचीत हुई, ये सारे के सारे सदस्य तो लोकसभा से होते हैं, मैंने अभी बताया, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक, और सार्वजनिक उपक्रम समिति एक है, इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। ये तीनों समितियां जो हैं, ये तीनों की तीनों समितियां जो है, ये तीनों समितियां जो होती हैं, ये वित्तीय मामलों से संबंधित है, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम समिति हो या प्राक्कलन समिति हो या लोकलेखा समिति हो। ठीक, ये देखिए, ये लोकलेखा समिति जो है, ये एक संसदीय मार्गदर्शक की तरह से है और एक कैग के साथ मिलकर के कार्य करती है, एक मित्र की तरह कार्य करती है। इसके बाद आगे आपको इसमें बताया भी जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आपने जाना संसदीय समितियों के बारे में, कौन कौन सी संसदीय समितियां हैं, लगभग 12 संसदीय समितियां हैं जो समय समय पर नियुक्त की जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, संसदीय समितियों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं, और ये अपना जो रिपोर्ट होता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष महोदय को ही देती है। अपने देश में जितनी भी नियुक्तियां होती है सबको राष्ट्रपति महोदय करते हैं अक्सर, लेकिन संसदीय समितियों में अधिकांश लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त की जाती हैं और अपनी रिपोर्ट भी वो लोकसभा अध्यक्ष को ही देती हैं। इन सभी समितियों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये 3 समितियां होती हैं, लोकलेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें से लोकलेखा में 22 सदस्य जो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं, लेकिन प्राक्कलन में 300 सदस्य जो होते हैं सब लोकसभा से होते हैं, और इधर सार्वजनिक उपक्रम समिति के 15 सदस्य जो 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से होते हैं। ठीक,
ये आपके सामने संसदीय समितियां हैं। तो आपने जाना बजट, विधेयक, साधारण या गैर सरकारी या सरकारी विधेयक आपने जाना, फिर वित्त विधेयक आपने जाना, धन विधेयक आपने जाना, बजट आपने जाना, फॉर्मली एक रूप में इसे जान लीजिए। और इसके बाद फिर आपने जाना कई तरह के अनुदान, किस तरह से अनुदान दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर आपने संयुक्त अधिवेशन के बारे में जाना, और उसके बाद संसदीय समितियों के बारे में जाना। ये विद्यार्थियों, आपने संसद के बारे में विधिवत पढ़ा कि संसद क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आपने संसद की उन्मुक्तियों के बारे में, संसद की कार्यप्रणाली के बारे में जाना, और फिर संसद के कार्यप्रणाली के साथ साथ आपने सांसदों के बारे में जाना, अन्य लोगों के अधिकारों के बारे में जाना। तो आपने संसद के बारे में पूरी तरह से जाना। उसके पहले आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में जाना था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, उसके बारे में पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर हम राज्यों की कार्यपालिका के बारे में जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे राज्यपाल, विधानमंडल, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम फिर इन्हीं विषयों के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू, यू आर ऑल। Good morning.